शुरू किया जाए बेटा। चलो फैन चला दे तुम लोग का। तो कल इनकम टैक्स का ओवरलुक तो आप लोग को मिल ही गया था, ठीक है। कैसे कैसे इनकम टैक्स में हम लोग को चल रहा है, रोड मैप तैयार हो गया था, अब चलना बाकी है। तो सबसे पहला यहाँ चैप्टर शुरू होता है रेजिडेंशियल स्टेटस। तो फर्स्ट चैप्टर है हमारा रेजिडेंशियल स्टेटस। अब इधर देखो बेटा बोर्ड पे, कल आपने पढ़े थे 7 टाइप के पर्सन होते हैं। उन पर्सन में अगर मैं इंडिविजुअल की बात करूं और एचयूएफ की बात करूं तो अलग होते हैं, और बाकी अदर 5% जो होते हैं उनकी कहानी अलग होती है। इंडिविजुअल और एचयूएफ में पहले पर्सन जो होता है वो रेजिडेंट होता है। मतलब या तो बंदा क्या होगा, रेजिडेंट होगा, या तो क्या होगा, नॉन रेजिडेंट। और जो रेजिडेंट वाले बंदे होते हैं इनका भी फर्दर क्लासिफिकेशन होता है कि आप ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो यानी ओआर, या फिर नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो, ठीक है। मतलब पहले चेक करेंगे कि जो इंडिविजुअल या एचयूएफ है वो रेजिडेंट है कि नहीं। कैसे चेक होगा वो पढ़ना बाकी है, ये भी पढ़ेंगे, ठीक है। पहले चेक करेंगे रेजिडेंट है या नहीं। अगर रेजिडेंट निकला तो फिर से चेक करेंगे कि वो ऑर्डिनरी वाला रेजिडेंट है या फिर नॉट ऑर्डिनरी वाला। और अगर रेजिडेंट नहीं निकला तब तो नॉन रेजिडेंट निकलेगा, बात ही खत्म हो जाएगी। तो मनाना यही कि साला नॉन रेजिडेंट निकले, आगे काम कम हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि रेजिडेंट निकला तो फिर बवाल है, फिर आगे चेक करें कि ओआर वाला है या फिर एनओआर वाला। कैसे चेक करना बस यही तो पढ़ने के बैठे। लेकिन अगर कोई अदर पर्सन है जो इंडिविजुअल एचयूएफ नहीं है, अदर पर्सन होते हैं, तो उसमें या तो बंदा क्या होगा, रेजिडेंट होगा, या फिर होगा नॉन रेजिडेंट। ये वाला एंगल यहाँ पे नहीं आता, ठीक है। तो ये चित्र बना के देंगे भाई, आप लोग को परेशान मत हुए, देखो बना बनाया है। तो जो पर्सन होते हैं इंडिविजुअल एचयूएफ पहले क्लासीफाई होते हैं कि रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है। तो अगर रेजिडेंट हो गए तो या तो ऑर्डिनरी वाले होंगे या तो नॉट ऑर्डिनरी वाले होंगे। तो बाकी सारे पर्सन में या तो रेजिडेंट होते हैं या तो क्या होते हैं आपके नॉन रेजिडेंट होते हैं। यहाँ तक की बात समझ में आ गई होगी, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब सबसे अच्छी बात और खराब बात है कि जो 7 टाइप के पर्सन थे इनका रेजिडेंशियल स्टेटस देखने का तरीका अलग अलग है, ठीक है। इंडिविजुअल का अलग तरीके से देखा जाता है, एचयूएफ का अलग तरीके से देखा जाता है, कंपनी का अलग तरीके से देखते हैं, फर्म का अलग तरीके से देखते हैं, ठीक है। तो एक एक का समझेंगे। इसमें ज्यादा जो खतरनाक है वो किसका है, एक बार इंडिविजुअल का मामला सेट हो गया तो बाकी सब में लगेंगे हार्डली 10 मिनट, ठीक है। एक बार इंडिविजुअल का आपने समझ लिया, सीख लिया, तो बाकी सबको सीखने में लगेंगे 10 मिनट, और इंडिविजुअल का सीखने में लगेंगे पूरे 2 घंटे, ठीक है। तो मेन है इंडिविजुअल, एक बार वो सीख गए तो बाकी सब सीखने में टाइम नहीं लगेगा। अभी कुछ भी लिखना नहीं है, सिर्फ समझने वाली बातें हैं, समझो आराम से। इनकम टैक्स में लिखने वाला काम कम रहेगा, समझने वाला काम ज्यादा रहेगा। इंडिविजुअल रेसिडेंट तब बनता है जब वो 2 कंडीशन होती हैं, 2 बेसिक कंडीशन। क्या होती हैं, 2 बेसिक। इन दोनों में से कोई एक पूरी कर दे। 2 कंडीशन है, या तो ये पूरी कर दे या तो ये पूरी कर दे या दोनों पूरी कर दे। दोनों में से कोनो एक भी कंडीशन अगर पूरी कर ले गया तो बन जाएगा रेसिडेंट। और अगर दोनों पूरी नहीं कर पाया, 2 कंडीशन में दोनों नहीं पूरी कर पाया, तो क्या बनेगा वो, नॉन रेजिडेंट। सिर्फ सुनना है, समझना है, लिखने की कोई जल्दबाजी नहीं करनी।
सब ऑलरेडी सब प्रिंटेड फॉर्म में आपको मिलेगा, चिंता मत करो। ठीक है, इसके अलावा जो कुछ लिखने वाला रहेगा बताएंगे, टाइम देंगे, आराम से बैठ कर लिख लेना। ठीक है, तो लिखने में दिमाग ना लगाओ, समझने में दिमाग लगाओ, बाकी क्योंकि ऑलरेडी लिख के देंगे आपको सारा। अब मुद्दा है कि सर वो दो कंडीशन क्या है जो आप कह रहे हो कि दो में से कोई एक पूरी कर दे। इन दोनों में कोई भी पूरी करनी, एनी ऑफ द टू बेसिक। पहली कंडीशन है कि इसको प्रीवियस ईयर में, एक बात ध्यान रखना, ये जो आप रेजिडेंशियल स्टेटस निकालने जा रहे हो ये हर साल निकाला जाता है। एक बार नहीं कि कोई नॉन रेजिडेंट है तो जीवन भर नॉन रेजिडेंट ही रहेगा, ऐसा नहीं होता। हो सकता है मैं किसी साल के लिए नॉन रेजिडेंट हूँ तो किसी साल के लिए रेजिडेंट बन जाऊँ, किसी साल के लिए ऑर्डिनरी वाला बन जाऊँ, किसी साल के लिए नॉट ऑर्डिनरी बन जाऊँ। तो इसका मतलब है कि ये हर साल कैलकुलेट करना पड़ता है। ठीक है, तो जिस भी असेसमेंट ईयर का कैलकुलेट कर लो, वैसे एग्जाम में आएगा आपका सवाल असेसमेंट ईयर 25-26 का। जो भी आपके सवाल रहेंगे इनकम टैक्स के अंदर, जो भी दिसंबर में एग्जाम होने वाला है उसमें असेसमेंट ईयर 25-26 की बातें होंगी हर सवाल में। तो आपका एग्जाम के लिए असेसमेंट ईयर कौन सा हो गया और इसका प्रीवियस ईयर क्या हो गया। तो जिस भी असेसमेंट ईयर का सवाल लगा रहे हो उसके रिलेवेंट प्रीवियस ईयर। ठीक है, बताओ हम सवाल लगा रहे हैं 25-26 असेसमेंट ईयर का, तो प्रीवियस ईयर क्या हो गया 24-25 में कम से कम इंडिया में 182 दिन रुका हो। ठीक है, तो रिलेवेंट प्रीवियस ईयर में क्या करना है आपको, स्टे करना है, कहां, इंडिया में। कितने दिन के लिए, मिनिमम 182, ज्यादा हो जाए तो बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो अगर प्रीवियस ईयर में इंडिया में कोई 182 दिन या उससे ज्यादा रुक गया है तो उस साल के लिए उसको क्या बोलेंगे हम लोग, रेसिडेंट। और अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं कर पाया तो कोई बात नहीं, दूसरी वाली पूरी कर दे। दूसरी कंडीशन में दो दो कंडीशन है छोटी छोटी, दोनों बातें फुलफिल करेगा तब कहेंगे कि दूसरी कंडीशन पूरी हो रही। पहली बात है कि रिलेवेंट प्रीवियस ईयर में आपको रुकना है मिनिमम कितने दिन, 60 दिन। एंड मतलब ये भी बात पूरी करो। ठीक है, फॉर प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर, जब भी वर्ड आए प्रीसीडिंग तो उसका मतलब है रिलेवेंट प्रीवियस ईयर के पहले के साल। जैसे आपका असेसमेंट ईयर है 25-26, तो आपका प्रीवियस ईयर हो गया 24-25 और इसके पहले के 4 साल। इसके पहले आएगा 23-24, उसके पहले आएगा ये, उसके पहले आएगा ये, उसके पहले आएगा ये। इन चारों में कब कितने दिन रहा वो इंपॉर्टेंट नहीं, इन चारों कंबाइंड हमको चाहिए। कंबाइंड कम से कम रुका हो 365 दिन। ठीक है, तो हिंदी में अगर बोलें तो या तो प्रीवियस ईयर में 182 दिन रह जाए तो रेजिडेंट बन जाएगा, तो या फिर प्रीवियस ईयर में कम से कम 60 दिन, साथ ही साथ फोर प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर में कुल मिला के कम से कम 365 दिन। या तो ये वाली बात पूरी कर दो या तो ये वाली बात पूरी कर दो, दोनों में से अगर कोई भी एक बात आप पूरी कर देते हो तो आप बन जाओगे रेजिडेंट। और अगर दोनों बातें अधूरी रह गई, ये भी पूरी नहीं करा पाए, ये वाली पूरी भी नहीं हुई और ये भी पूरी नहीं हुई, तो क्या बन जाओगे आप। तो ये दोनों कंडीशन समझ में आ गई। क्या है कंडीशन बताओ, प्रीवियस ईयर में 182 दिन रुकना या फिर प्रीवियस ईयर में 60, साथ ही साथ यानी एंड फॉर प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर में कम से कम 362। दोनों में से अगर एक बात भी पूरी कर दी, या तो 182 वाली या फिर 60 प्लस 365 वाली, प्रीवियस ईयर में 60 और उसके पहले भी 365, या ये पूरा कर दो या फिर ये पूरा कर दो, ये ओके कर दो, ये ओके कर दो, इन दोनों में से कोई भी एक फुलफिल कर लो, दोनों फुलफिल कर दो मजा ही आ जाएगा। नहीं तो एक भी अगर करेगी तो काम चलाओ हो जाएगा, फिर बंदा क्या बन जाएगा। समझ में आ गई। इन दोनों कंडीशन को क्या कहते हैं, बेसिक कंडीशन। ये बेसिक वर्ड हमारा नहीं है, इनकम टैक्स का दिया हुआ है। इन दोनों कंडीशन को हमेशा क्या कहा जाएगा,
तो जब भी बेसिक कंडीशन बोले समझ लो यही वाली याद आ जानी चाहिए आपको, ठीक है। अब थोड़ी सी और बात समझो। रेजिडेंशियल स्टेटस में सेक्शन है, सेक्शन 6 जो है वो रेजिडेंशियल स्टेटस कैलकुलेट करवाता है। 6(1) कैलकुलेट करवाता है इंडिविजुअल का, 6(2) कैलकुलेट करवाता है किसका, एचयूएफ का, 6(3) कैलकुलेट करवाता है कंपनी का, और 6(4) कैलकुलेट करवाता है बाकी अन्य वित्तीय वर्षन बचे उनका। तो 4 सेक्शन पढ़ने हैं, 6(1), 6(2), 6(3), 6(4। तो 6(1) किसका है, इंडिविजुअल। चलिए बात कर लेते हैं। इंडिविजुअल में यही दोनों कंडीशन तो बताई है तुमको। जो पहली कंडीशन है बेसिक वाली, उसका सेक्शन है 6(1)A, और दूसरे की जो बेसिक कंडीशन है उसका सेक्शन क्या है, 6(1)C। तो या तो आप 6(1)A वाली कंडीशन फुलफिल कर दो, प्रीवियस में 182 दिन रुक जाओ, या फिर 6(1)C वाली कंडीशन पूरी कर दो, प्रीवियस ईयर में 60 दिन और प्लस 4 प्रीसीडिंग पीरियड में कितने दिन, 365 दिन या उससे ज्यादा। अगर ऐसा पूरा कर देते हो तो आपको बोलने लगेंगे रेसिडेंट। तो जितना हमने हिंदी में ज्ञान दिया है आपको, यही यहां से लेके यहां तक इंग्लिश में लिख के दिया गया है। तो देखो क्या कह रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल इंडिविजुअल को क्लासिफाई किया जाएगा कि वह तो रेजिडेंट होगा या तो फिर नॉन रेजिडेंट। और अगेन अगर रेजिडेंट इंडिविजुअल बन गया है तो फिर से क्लासिफाई करेंगे कि वो ऑर्डिनरी है या फिर, यही तो बोला था अभी हमने, वही लिख के दिया गया है। फिर किस इंडिविजुअल को रेजिडेंट बोलेंगे, इफ ही सेटिस्फाई one of the following two basic condition, any one of the following two condition, कोई एक भी फुलफिल कर दे। पहली कंडीशन क्या है, he is in India in previous year for a period of 182 days or more। दूसरी है he is in India for a period of 60 days or more during the previous year and for 365 days or more enduring 4 preceding previous year immediately preceding to the relevant previous। तो प्रीवियस ईयर को छोड़ के उसके पहले के 4 साल में कम से कम 365 दिन इंडिया में रहा। तो आई थिंक ये दोनों कंडीशन आपके दिमाग में सेट हो गई होंगी। अब तक 3 सेक्शन आपने पढ़े। मेन सेक्शन है सेक्शन 6(1) जो बताता है 2 बेसिक कंडीशन, एक है 6(1)A वाली और एक है 6(1)C वाली। 6(1)A वाली कहती प्रीवियस ईयर में 182 दिन रुको, और 6(1)C कहता है कि प्रीवियस ईयर में 60 दिन प्लस 4 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर, रिलेवेंट प्रीवियस को छोड़ के उसके पहले के 4 साल में 365 दिन इंडिया में रहे। अगर ऐसा कोई कर ले जाता है, दोनों में से एक बात को रिपीट कर ले जाता है, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग। यहां तक की बातें क्लियर हुई, पक्का। थोड़ी थोड़ी बात समझनी है, बीच बीच में थोड़े थोड़े सवाल लगा लेने इसी बात पे। पहला क्वेश्चन देखो यहाँ पे, मिस्टर सैम कम टू इंडिया, क्या लिखा है, तो पहली बार इंडिया आ रहे हैं कब, प्रीवियस ईयर 24-25 में। इसका दूसरा अर्थ ये निकलेगा कि प्रीवियस ईयर 24-25 से पहले कभी भी इन्होंने इंडिया की धरती पे कदम नहीं रखा है, इंडिया का मुंह नहीं देखा है सामने से, ठीक है। यही तो अर्थ निकला, यानी प्रीसीडिंग 4 ईयर में तो इनकी बैंड बची पड़ी है, एको दिन नहीं रहे होंगे, ठीक है। तो दूसरी कंडीशन तो फुली रहने से रही, पहली कंडीशन पे ही आपको देखना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा। अब 3 अलग अलग केस में आपको आंसर बताना है। पहला केस है कि 50 दिन रहे हैं, 50 दिन रहेंगे तो पहली पूरी नहीं हो सकती, दूसरी में पहली बात ही नहीं हो रही 60 दिन वाली, दूसरी का चेक करें। तो कुल मिला के क्या बन जाएंगे, अगर 183 दिन रह गए तो पहली वाली कंडीशन पूरी हो जा रही है, इसलिए क्या बन जाएंगे, और अगर 153 दिन रहे तो दूसरी कंडीशन का ये वाला पार्ट तो पूरा हो रहा है, लेकिन ये वाला पार्ट अधूरा होने की वजह से अब भी ये क्या बनेंगे, नॉन रेजिडेंट। यही आंसर में लिखा है, ठीक है। कितना मस्त सा है। तो इस तरीके से आपको आंसर लिखना पड़ेगा कि सैम इंडिया में 50 दिन रहे हैं, इसलिए इन्होंने कोई कंडीशन नहीं पूरी करी है, इसलिए इनको नॉन रेजिडेंट कहा जाएगा।
लिखना पड़ेगा इंग्लिश में, ठीक है। मिस्टर सैम reside in India only for 50 days. Hence, he does not satisfy any of the two basic condition. Hence, he is said to be non-resident for the assessment year 25-26. ऐसा करके लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो दो चार बार लिख के प्रैक्टिस करोगे तो लिखना आ जाएगा। कुछ बच्चों के लिए होता है कि ये आंसर पता चलता है नॉन रेजिडेंट, क्या लिखेगा इसे, तो दो चार बार लिखेंगे तो अपने बेटा तो आदत पड़ जाएगी भाई कैसे लिखना होता है। कुछ बच्चों को होती थोड़ी अंग्रेजी भी, तो नहीं लिख पाते, सेंटेंस बना के गड़बड़ा देते हैं माहौल। दो चार बार उनको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कैसे लिखना है। और बाकी एग्जाम में तो भाई हिंदी वाला भी ऑप्शन होता है कि आप पेपर अपना हिंदी में लिख सकते हो। हाँ इसमें भी भाई उस केस में आपको जो न्यूमेरिकल सवाल लगाने होते हैं वो इंग्लिश में लगाओगे, जो ऐसे थ्योरी लिखने वाली बातें होती हैं वो आप थ्योरी में लिख सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको हिंदी मीडियम ऑप्ट करना पड़ता है जब आप एग्जाम फॉर्म भरते हो, ठीक है। तो वो कर लोगे तो अपना चीजें हम लोग कर सकते हैं। हेलो, हाँ जी, गुड मॉर्निंग। चल रही क्लास? तो टैक्स वाले में ऐड हो आप? चल तो रही लाइव, ऐप में आके देखिए आप स्टार्टिंग में। हाँ बेटा, यहाँ तक क्लियर हो गया सबको? तो जो दो बेसिक कंडीशन है वो समझ में आ गई होंगी, कैसे ऑपरेट होती हैं, कैसे काम करती हैं। बेटा बातचीत नहीं करनी, तुम बीच से उठो वहां से, एक सीट आगे बैठो, ना बीच में रहोगे ना बात करोगे, यहाँ बैठना है, ठीक है। अब डेली यहीं बैठना है, एक दिन उठाएंगे तो डेली का अप्लीकेबल हो जाता है, अप्लीकेबल फॉर ऑल डेज। हमेशा ध्यान रहे जब भी कोई क्लास में बात करता है तो जो बात सुनने वाला होता है उसको चीजें समझ में नहीं आएंगी, उसका दिमाग सुनने में लगा होता है उसकी बात, तो हमारी बात कम सुन रहा होता है, उसकी बात बगल वाले की ज्यादा सुन रहा होता है, तो बोलने वाला परेशान नहीं होता, समझ लो, जो सुनने वाला है वो तकलीफ में आ जाए। जैसे जब भी कोई अगल बगल बात करे, एक दो खींच के कि हमसे बात ना करो, जो बात करनी 2 घंटे बात करना, ठीक है। तो सुनने वाले को अपना तबड़ी आना चाहिए उसको, जिससे वो राइट टाइम रहेगा। हम भी जब भी स्कूल कॉलेज जाते थे तो मैं तो ऐसी जगह बैठता था कि मेरे अगल बगल कोई ना बैठे, ठीक है। अगर कोई बैठता था तो मैं कहता भैया सीट छोड़ के बैठो, हमें अगल बगल कोई चाहिए ही नहीं, ना इधर ना इधर। मैंने कहा ऐसे करके हम लिखते हैं, कहीं हाथ पाथ लग जाएगा तो तुम रोने लगोगे। मैंने कहा यहाँ ना बैठो भैया, एक सीट इधर छोड़ दो, एक सीट इधर छोड़ दो, उसके बाद जहां जो बैठना बैठो, तो या फिर शांति के साथ बैठना, मुंह से एकदम आवाज ना निकले तो बैठो यहाँ अगल बगल, वरना निकलो, ऐसे बोल देते हैं साफ साफ। यहाँ हम पढ़ने आए, समझने आए हैं, तुम्हारी बात थोड़ी सुनने आए, तुम्हारी बात सुनने के बाद में भी सुन लेंगे, टीचर की बात सुननी भाई, जो बता रहा है समझा रहा है। तो आई थिंक ये दो बेसिक कंडीशन आपको सेट हो गई होंगी। पहली बेसिक कंडीशन क्या है, प्रीवियस ईयर में 182 दिन रुकना, और दूसरी क्या है, प्रीवियस ईयर में 60 दिन प्लस उसके पहले के 4 प्रीवियस ईयर में कुल मिला के 365। अगर नहीं पूरा हुआ भूल जाओ, फिर आपको नॉन रेजिडेंट बोलने लगेंगे, दोनों में से एक कंडीशन पूरी करनी अनिवार्य होती है। चलो एक बार और लगाते हैं यही सवाल, क्वेश्चन नंबर 2। हमें जो आंसर बताना है कब का बताना है, 25-26 का। तो आपको पहले चेक करना पड़ेगा 24-25 में कितने दिन रहे, और 24-25 में अगर देखो तो रहे हैं 70 दिन, है ना। तो 24-25 में 70 दिन रहे हैं, तो मतलब ये वाली बात तो पूरी हो रही है 60 दिन वाली। अब मुझे चेक करना है कि उसके पहले के 4 साल में क्या 365 दिन रहे कि नहीं रहे। उसके पहले के 4 साल का सम करो,
हाँ बेटा कितना रहा है, तो रह गया 10 दिन से, समझ रहे हो, 60 दिन तो पूरा करा ले गए, लेकिन यहाँ पे 10 दिन की कमी पड़ गई, 10 दिन और रह लेते इससे अच्छा होता, तो फिर क्या बन जाते ये, रेसिडेंट बन जाते अगर 10 दिन रह लेते तो। 10 दिन नहीं रह पाए, कम पड़ गए 10 दिन, ये क्या बन जाएंगे, वही आंसर लिखा हुआ है। ठीक है, ये प्रीवियस ईयर में तो 70 दिन रहे हैं, लेकिन इसके पहले के 4 साल में केवल 355 दिन, केवल 300, केवल की अंग्रेजी होती है ओनली, केवल 355 दिन रहे हैं, इसलिए इन्होंने सेक्शन 6(1) की कोई कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करी है, इसलिए इनको क्या कहा जाएगा, नॉन रेजिडेंट कहा जाएगा। क्लियर हो गया, पक्का, चलो बहुत अच्छी बात है। अब समझना है और बातें, ये तो एकदम नन्ही मुन्नी सी छोटी सी चीज अभी समझी आपने, ठीक। अब और सिचुएशन देखो, कुछ 3 ऐसी सिचुएशन है, पहले मेरी बात सुन लो, 3 ऐसी सिचुएशन है जहां पे ये कंडीशन अप्लाई नहीं होती, कौन सी, और जहां ये कंडीशन अप्लाई नहीं हुई वहां आपके पास एक ही कंडीशन बची है, पूरी करो तो रेजिडेंट बनो, ना पूरी करो तो नॉन रेजिडेंट, ये चेक ही नहीं करना है। कब, 3 सिचुएशन में, तो वही अंग्रेजी में लिखा है, इन फॉलोइंग 3 केसेस कंडीशन सेकंड ऑफ सेक्शन 6(1) दैट इज सेक्शन 6(1)(c) वाली कंडीशन वो क्या रहेगी, इररिलेवेंट। इसका देखो हिंदी में लिख दिया है कि इन 3 केसेस में सेकंड वाली बेसिक कंडीशन नहीं देखेंगे। मान लो थोड़े हिंदी मीडियम बच्चे ना समझ पाए तो दूसरी लाइन से व्हाट्सएप वाली भाषा में समझ लें, ठीक है, समझ में आए दिमाग में, वही इंपॉर्टेंट है भैया। कोई वहां एग्जाम में लिखने थोड़ी ना आ रहा कि भैया ऐसा लिखो, समझ में आ जाए, अप्लाई करें, सवाल सही लगा ले, बस हो गया बच्चा। अब कौन कौन से 3 है ऐसी कंडीशन, केसेस क्या है, पहला, अगर आप हैं इंडियन सिटीजन, ठीक है, जो इंडिया छोड़ के जा रहा है, हु लीव्स इंडिया, ये मतलब क्या होता है, छोड़ना, ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर में, तो मतलब कोई इंडियन सिटीजन है, इंडिया छोड़ के जा रहा है प्रीवियस ईयर में, कभी और छोड़ के नहीं गया, प्रीवियस ईयर में छोड़ के जा रहा है, ठीक है, किस लिए, कि बाहर जाके उसको एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट का मतलब सिर्फ नौकरी नहीं होता है, एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है सिंपली पैसा कमाना, तो चाहे वो बाहर नौकरी करने जा रहा हो, चाहे बाहर प्रोफेशन करने जा रहा हो, चाहे बाहर व्यापार करने जा रहा हो, इवन इफ बाहर कोई पता लगा हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है, बिजनेस के काम से ले जा रहे हैं, 10-15 दिन 20 दिन वहां एक प्रोजेक्ट हैंडल करेंगे, कोई सेमिनार लेने जा रहे हो ऑस्ट्रेलिया में, मान लो हम ही है, कुछ आ जाए अपॉर्चुनिटी करें, 4 दिन आके भैया इनकम टैक्स बढ़ा देना, वहाँ ऑस्ट्रेलिया में पैसा मिलेगा 20 लाख रुपए, चले जाएंगे अपना, तो ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं 40 दिन के लिए, लेकिन एम्प्लॉयमेंट के लिए, पैसा कमाने जा रहे हैं। अमिताभ बच्चन ने शूटिंग करने जा रहे हैं, तो शूटिंग करके ऐसे हम तो शूटिंग करेंगे नहीं, पैसा ले रहे हैं उसका, तो इसका मतलब किस लिए जा रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट के लिए, समझ रहे हो, तो पैसा कमाने के उद्देश्य से अगर कोई बाहर जाता है तो उसको क्या बोलता है, बहुत बढ़िया, तो अगर ऐसा है तो फिर उसके ऊपर ये वाली कंडीशन नहीं लगेगी, ये वाली पूरी करें तो रेजिडेंट, ना पूरी करें तो सीधी नॉन रेजिडेंट, बहुत बढ़िया। दूसरा, अगर आप इंडियन सिटीजन हो और इंडिया छोड़ के जा रहे हो एज अ क्रू मेंबर ऑफ इंडियन शिप, आपकी जॉब लग गई इंडियन शिप में, तो टेक्निकली ये पॉइंट इसी में कवर ही हो रहा है, इंडियन शिप में अगर जॉब लग रही तो फ्री में तो चाहिए हो ना, पैसा ले, सैलरी चाहिए तुमका, तो उस वाले पॉइंट में वैसे ही कवर हो रहा है, फिर भी इनकम टैक्स वालों ने अलग से लिख दिया तो हमने भी अलग से लिख दिया। तीसरा और मेन पॉइंट, अगर आप इंडियन सिटीजन हो या इंडियन सिटीजन नहीं हो तो भी पॉइंट लगेगा, फिर क्या हुआ, अब ये सब क्या होता बताया जाएगा, तो या तो आप इंडियन सिटीजन हैं या फिर आप क्या है, पर्सन ऑफ, इन दोनों में कोई एक भी होगा, कम्स ऑन अ विजिट टू इंडिया, मतलब कुल मिला के अभी बाहर रह रहा है, इंडिया विजिट करने आ रहा, घूमने फिरने आ रहा है, ठीक है, ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, एंड एक और बात कि इसकी टोटल इनकम जो है वो 15 लाख से ज्यादा नहीं,
इतनी बातें फुलफिल हो, या तो इंडियन सिटीजन हो, या तो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हो, दूसरा इंडिया आ रहा हो इस साल, मतलब रहता बाहर नॉर्मली हो, इस बार इंडिया आ रहा है, और तीसरा उसकी टोटल इनकम 15 लाख से ज्यादा। अगर ये सारी बातें फुलफिल है तो आप इस 3 पॉइंट में आओगे। अगर तीसरा पॉइंट में कोई फॉल कर गया तो ये कंडीशन उसके लिए नहीं चेक करनी। समझ गए? सिटीजन तो जानते ही होगे, सिटीजन से बाय बर्थ मिलती है, जिस देश में आप पैदा होगे उस देश के सिटीजन बन जाते हो। और दूसरा सिटीजनशिप अप्लाई करके भी ली जाती है। अगर मान लो आप इंडिया में नहीं पैदा हुए हो, आप ऑस्ट्रेलिया में पैदा हुए थे, इंडिया आओ, थोड़े दिन रहो, गवर्नमेंट के पास अपील लगाओ कि भाई इतने दिन से हम इंडिया में रह रहे हैं, अब इंडिया छोड़ के कभी नहीं जाएंगे, यहीं रहेंगे हमेशा, तो हमें क्यों ना इंडियन सिटीजनशिप दे दी जाए। तो गवर्नमेंट चाहे तो इंडियन सिटीजनशिप आपको ऑफर कर सकती है। बाकी सिटीजन इंडिया का है कि नहीं वो सवाल तुम्हें बता देगा, उसकी टेंशन नहीं। ठीक है? पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कब किसको बोलेंगे, उसकी अपनी डेफिनेशन है नन्ही मुन्नी सी। किसी बंदे को पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन तब कहा जाता है जब उसके पेरेंट में से कोई, आइदर ऑफ हिज पेरेंट, पेरेंट तो मम्मी पापा दोनों होते हैं, या तो मम्मी या पापा, या फिर ग्रैंड पेरेंट में से कोई, दादा दादी में से कोई, दादा दादी भी लेना है, नाना नानी भी लेना है, तो ग्रैंड पेरेंट लेने के उसके उनसे पेरेंटल वाले भी लेने हैं, मतलब पापा के मम्मी पापा और मम्मी के मम्मी पापा, मतलब टोटल 6 लोग का ग्रुप हो गया, अपने मम्मी पापा और उन दोनों के मम्मी पापा। ठीक है? मम्मी पापा, दादा दादी, नाना नानी, इन 6 में से कोई भी एक बंदा जन्मा हो, कहा, मतलब 1947 के पहले, जब भारत पाकिस्तान एक हुआ करता था, अगर ऐसा है तो फिर उस पर्सन को क्या बोलेंगे? पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। एग्जाम्पल, मान लो मिस्टर एक्स हैं, वो कहाँ पैदा हुए हैं, तो इंडियन सिटीजन हो गए। अगर इंडियन सिटीजन हो गया तो फिर चेक करने की आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि दोनों में एक होना जरूरी था। ये चेक करने वाली बात ही वहीं पे आएगी जब वो पैदा इंडिया में ना हुआ हो। अगर वो ही खुद इंडिया में पैदा हो गया तब तो इंडियन सिटीजन हो जाएगा ना। जब इंडियन सिटीजन हो गया तो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन थोड़ी चेक करना, तब तो दोनों में से कोई एक बात फुलफिल हो जाए। अब मान लेते हैं कि वो इंडिया में नहीं पैदा हुआ, कहां पैदा हुआ है? ऑस्ट्रेलिया में। लेकिन मिस्टर एक्स की मम्मी 1946 में इंडिया में पैदा हुई, तो मिस्टर एक्स क्या बन जाएंगे? पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। या मम्मी नहीं हुई थी, पापा हुए थे 1945 में इंडिया में पैदा, या मम्मी पापा थोड़ा लेट हुए हैं, 1960 वाट में हुए हैं, मान लो 70 में हुए हैं, लेकिन इनके दादा दादी में से कोई, नाना नानी में से कोई 15 अगस्त 1927 से पहले पैदा हुए हैं, तो फिर मिस्टर एक्स को क्या कहा जाएगा? कि तुम पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हो। अगर तुम्हारी इनकम 15 लाख से ज्यादा नहीं है तो तुम इंडिया आते हो, तो तुम्हारे ऊपर वाली कंडीशन नहीं देखेंगे। समझ गए? पक्का? और जो ये 15 लाख की टोटल इनकम है, इसमें फॉरेन सोर्स वाले पैसे नहीं लेने हैं। जो फॉरेन से पैसा कमाता है उसको नहीं काउंट करना है, जो इंडिया से पैसा कमाएगा वो काउंट करना है। तो 15 लाख में क्या लिखा है? अदर देन इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्स। तो फॉरेन सोर्स के अलावा बाकी इनकम 15 लाख से ज्यादा, फॉरेन मालिक चाहे 50 करोड़ हो उससे मतलब नहीं, फॉरेन मालिक छोड़ो, इंडिया ला पकड़ो, वो 15 लाख ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा है तो फिर आपके ऊपर ये वाली कंडीशन अप्लीकेबल नहीं होगी। यहां तक की बात समझ में आ गई? पक्का? सवाल में कैसे अप्लाई करेंगे वो देखने जा रहे हैं। ठीक है? इनकम टैक्स और जीएसटी दोनों में जब तक आप प्रोविजन को क्वेश्चन के साथ कनेक्ट नहीं करेंगे तब तक वो रिटेन नहीं रहता है। ठीक है? तो हर एक के बाद क्वेश्चन पे आना पड़ेगा और उस क्वेश्चन को कनेक्ट कराना पड़ेगा आपसे। तो 2 क्वेश्चन हम लोग के हो गए थे, फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 देखो भैया, पढ़ लो एक बार जरा सवाल, क्वेश्चन पढ़ लो। क्वेश्चन, ये क्वेश्चन दिख रहा है तुम्हें स्क्रीन पे। स्टेटस बताना है कब का? 25-26 का। तो 25-26 का निकालने के लिए सबसे पहले तुम्हें क्या करना पड़ेगा?
24-25 में देखना पड़ेगा, 24-25 में कितने दिन इंडिया में रहा, ये तो देखना पड़ेगा। तो ये देख के बताओ कि 24-25 में कितने दिन रहा है, और ये जॉब के लिए जा रहे हैं ना, तो सेकंड वाली कंडीशन नहीं देखनी, पहली वाली देखनी है। ये बताओ 24-25 में कितने दिन इंडिया में रहा है वो। 79 कोई बता रहा है। वैसे देखो आ वो रहा है 170 दिन के लिए। अब ऐसे कोई 2 साल के लिए आ जाए तो 2 साल तो काउंट कर लेंगे 1 साल में, तो कहते हैं हम 2000 दिन के लिए आए हैं, तो 1 साल में 2000 दिन थोड़ी हो जाएंगे। हमें इस ड्यूरेशन के अंदर देखना कितने दिन रहा है, बिटवीन 24-25। 24-25 कहाँ शुरू होता है, 1 अप्रैल 24 से इसके बीच में कितने दिन रहा है ये पता लगाना है। देखो बेटा ये आ ही रही है 11 जनवरी को, लेकिन 1 अप्रैल को इंडिया में थी ये। एक बात और समझ लो, आने और जाने वाला दिन इंडिया में ही काउंट करेंगे, आने वाला दिन भी इंडिया में काउंट करेंगे और जाने वाला दिन भी। तो 24-25 के जो पहली तारीख हुई 1 अप्रैल 24, उधर इंडिया से गई तो एक दिन मान लिया जाएगा, फिर लपक के वापस आई 11 जनवरी को। तो जनवरी में कितने दिन रही, कोई 21 कहेगा, कोई 20 कहेगा। 21 कैसे निकाला 21, करेक्ट। ऐसे ही करना होता है, कभी कभी बच्चे +1 नहीं करते, गड़बड़ कर देते हैं। तो आपको जिस महीने का उस महीने के दिन काउंट करो, जनवरी में होते हैं 31 दिन, 31 में से 11 घटाओगे तो 20 आएगा, लेकिन 11 काउंट करना है, तो टेक्निकली 11 नहीं घटाना चाहिए, घटाना 10 चाहिए। या तो ऐसे ही अंग्रेजी लगाए, या फिर अगर 11 घटा ले इसे तो वापस एक जोड़ ले, ठीक है, दोनों तरीके सही है। तो कुल मिला के जनवरी में कितने दिन रही है, फरवरी में 29 डेज, और मार्च में 31, तब बाहर गई ना। तो कुल मिला के 23-24 में 82 दिन रही है, ठीक है, 23-24 में कितने दिन रही है, 82 दिन। यहाँ पे थोड़ा सा ये चेंज करना पड़ेगा, ये आएगा तुम्हारा 24-25, और ये आएगा 25-26। फरवरी में 20-80 होंगे, बिल्कुल सही कह रहा है, और यहाँ 81 हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि देखो यहाँ जो आप फरवरी काउंट कर रहे हो 2025 वाली फरवरी काउंट कर रहे हो, और ये सब 2024 वाले हैं, तो 25 में तो नॉर्मल ईयर रहेंगे 28, तो कुल मिला के 81 दिन रह रहा है। कितने दिन रही है, 81, यानी 81 डेज। तो इसकी फोटो में डाल दूंगा, जब आपको प्रिंट मिल जाएगा तो ये एडिट कर लेना उसमें, ठीक है, आपको प्रिंट मिल जाएगा, उसमें ये चीज क्या कर लेना, एडिट कर देना, यहाँ 28 कर देना, यहाँ 81 कर देना, यहाँ 24-25 कर देना, यहाँ 25-26 कर देना। हाँ बेटा 80 होगा कैसे, ये एक दिन भी तो काउंट करना है बेटा, 1+21+28+31, 81 दिन हो रहा है, ठीक है। और नीचे का हमें काउंट करने की आवश्यकता नहीं, हो तो बता रहा है तुमको कि 170 में से 81 दिन यहाँ आ रहे हैं, बाकी दिन बाहर पीछे जा रहे हैं, ना इसकी जरूरत ही नहीं है, तो 24-25 वाला ही चाहिए अल्टीमेटली। तो 24-25 में सिर्फ 81 दिन रहे हैं, इनके ऊपर सेकंड कंडीशन लग नहीं सकती, क्योंकि ये इंडियन सिटीजन है, छोड़ के इंडिया जा रही पहली बार, टोक्यो में जॉब लग गई, ये फॉल कर रहे हैं एक्सेप्शन में। सेकंड वाली कंडीशन देखनी है नहीं है, और पहली पूरा करा नहीं पाएंगी, 182 दिन रहना था, खाली 82 भी नहीं रह पाई, समझ लो। तो कुल मिला के क्या हो जाएगा, ये क्या बन जाएंगी, नॉन एक्सेप्शन। समझ में आ गया, कोई बात इसमें ना समझ में आई हो पुनः पूछ सकते हो, दोबारा पूछ सकते हो। हाँ
अभी टैक्स की बात ही नहीं सोचनी है, अभी हमें सोचना है कि रेजिडेंशियल स्टेटस उसका क्या होता है। स्टेप बाय स्टेप इनकम टैक्स में चलोगे तब कहानी सही है। ठीक है, हमने बताया था कि टैक्स कब निकालना है, कितना निकालना, कैसे निकालना, तो 10 चैप्टर बाद सोच पाओगे। जब टैक्स निकालना होगा तब की बातें तब सोचेंगे। ठीक है, तो जो ये सवाल बीच बीच में उठते रहते हैं वो अपने आप सवाल दबते रहेंगे। इस सवाल का जवाब अपने आप तुम्हें मिल जाएगा पढ़ाई के दौरान। पढ़ते रहोगे धीमे धीमे करके सब आ जाएगा। पेशेंस रखना है कि अभी अपना पर्पस इस चैप्टर में टैक्स निकालना सीखना नहीं है, कौन टैक्स देगा कौन टैक्स नहीं देगा वो सीखना नहीं है। अभी पर्पस ये है कि रेजिडेंस स्टेटस कैसे देखते हैं, कि बंदे को रेजिडेंट कब बोलेंगे, नॉन रेजिडेंट कब बोलेंगे। समझ रहे हो पर्पस। इस सवाल में कहाँ बोले इसके टैक्स पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, इतना पूछा गया बस उतना समझना। तो यानी कि आप ये थर्ड वाला समझ गए होगे आप, बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं। टैक्स में मिलता है भर भर के होमवर्क। ठीक है, टैक्स में मिलेगा होमवर्क खतरनाक तरीके का ज्यादा। ठीक है, तो आज भी मिलेंगे कम से कम 10-15 सवाल होमवर्क में लगाने रहेंगे। ठीक है? टैक्स में मिलता है बहुत ज्यादा होमवर्क, क्योंकि टैक्स में लगाने होते हैं मल्टीपल बहुत सारे क्वेश्चन। वो बताना हमारा तरीका है कैसे लगाया जाता है। ठीक है, टैक्स में क्या होगा, 10 सवाल हम करेंगे तो तुम्हें 40 खुद करने घर से, तब कॉन्फिडेंस गेन कर पाओगे। हमें तो प्रोविजन याद है, हम तो फटाफट लगा देंगे। तुम्हें प्रोविजन याद रखने के लिए बार बार सवाल लगाने पड़ेंगे, और सवाल लगाने से ही चीजें याद रहती हैं। ये तो आप 11th-12th से देख रहे होगे। और जब आपने फाइनल अकाउंट पढ़ा था पहली क्लास में, तो आपको कहाँ पता था कौन सा खर्चा ट्रेडिंग में आता है कौन सा पीएल में आता है। सवाल लगा लगा के बार बार आइटम आता गया तो धीमे धीमे करके आपको याद हो गया कि वेजेस ट्रेडिंग में जाएगा, सैलरी पीएल में जाएगा, कैश इनवर्ट ट्रेडिंग में जाएगा, कैश आउटवर्ट पीएल में जाएगा। समझ लो, तो वो याद करने से याद नहीं हुआ है, 70-80 क्वेश्चन लगा लगा के याद हुआ है। तो वैसे ही इनकम टैक्स है, जितने ज्यादा सवाल लगाओगे प्रोविजन रिटेन करने के चांसेस उतने ज्यादा होंगे। क्योंकि सवाल लगाने के लिए प्रोविजन याद नहीं होगा, प्रोविजन फिर वापस आके पढ़ोगे, फिर सवाल लगाओगे, फिर भूलोगे, फिर सवाल लगाने के लिए फिर प्रोविजन पढ़ोगे, फिर सवाल लगाओगे। तो अपने आप जब 3-4 बार देखना पड़ जाएगा तो अपने आप याद हो जाता है कि वही बात तो लिखी तो फिर देखें आके भाई, याद हो जाता अपने आप। या डिक्शनरी होती है कि कोई शब्द का मीनिंग नहीं आता, आपने ढूंढा निकाला अर्थ कि भाई ये अर्थ होता है, फिर कभी न्यूज़पेपर पढ़े कुछ और पढ़ रहे फिर नहीं याद आ रहा, फिर डिक्शनरी खोलते हो, 4 बार वही शब्द देख लोगे तो याद हो जाता है। 3-4 बार का प्रोसेस रहता है। चलिए बहुत अच्छी बात है। अब आप ये सीख गए हो कि रेजिडेंशियल ये कैसे होता है, रेजिडेंट होगा या नहीं होगा। अगर लेकिन रेजिडेंट हो गया, रेजिडेंट बन गया कोई, तो फिर आगे क्या होगा, ये भी चेक करेंगे कि वो ऑर्डिनरी वाला रेजिडेंट है या फिर, और ये चेक करने के लिए 2 और कंडीशन। ठीक है, तो इनको बोलते हैं 2 एडिशनल कंडीशंस। और अच्छी बात है कि इस बार ये दोनों फुलफिल करानी पड़ेगी, एक से काम नहीं चलेगा। रेसिडेंट बनने के लिए 2 बेसिक कंडीशन होती हैं, दोनों में से एक भी पूरी करा लोगे तो रेसिडेंट बन जाओगे। हाँ, कुछ ऐसी सिचुएशन है जहां पे दूसरा नहीं होता, तो नॉर्मल हाथ लोगों के हाथ में 2-2 लड्डू कोई भी खाए, तो 3 लोग के हाथ में दूसरा वाला हाथ ही काट दिया गया, यही लड्डू खाना है खाओ नहीं मरो, बात समझ लो। तो कुछ सिचुएशन है जहाँ पे एक ही कंडीशन आपके पास बचती है, अदरवाइज 2 में से कोई भी एक कंडीशन पूरी कर लो तो आप रेजिडेंट बन जाते हो। लेकिन ऑर्डिनरी रेजिडेंट बनने के लिए पहली बात तो रेजिडेंट होना जरूरी है। तो कोई ये नहीं करेगा कि पहले यही वाली कंडीशन चेक कर ले कहते हैं ऑर्डिनरी बन गए। भाई ऑर्डिनरी बनने के लिए पहले रेजिडेंट होना जरूरी है। तो पहले रेजिडेंट जब बनेगा फिर चेक करेंगे कि ऑर्डिनरी वाला है या नॉट ऑर्डिनरी, और उसके लिए क्या है अपने पास 2 एडिशनल कंडीशन, और दोनों की दोनों पूरी करनी पड़ेगी। दोनों पूरी नहीं कर पाए या एक पूरी नहीं कर पाए, सीधा आपको बोलेंगे क्या हम, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। अब मुद्दा है कि सर इतनी बातें तो हो गई, कंडीशन बता दो जरा, 2 कंडीशन है क्या। पहली कंडीशन है, पहली कंडीशन
he must be resident for at least 2 out of 10 preceding previous year। हिंदी में बोले तो प्रीवियस ईयर को छोड़ के उसके पहले के 10 प्रीवियस ईयर में कम से कम 2 बार रेजिडेंट रहा हो। समझ रहे हो? नहीं समझे? तो देखो बेटा, ये देखने के लिए कि ऑर्डिनरी की नहीं, पहले तो आप केवल प्रीवियस ईयर का निकालोगे, यानी 24-25 का। 24-25 में रेजिडेंट अगर निकला तो नीचे आओगे, फिर 24-25 को छोड़कर पिछले 10 सालों का निकालोगे। इन 10 में किन्हीं 2 सालों में क्या होना चाहिए उसको। एंड एक और बात है, क्योंकि दोनों बातें फुलफिल करनी पड़ेंगी ना, ये भी एक और, ही मस्ट बी स्टे इन इंडिया फॉर 730 डेज। एक साल का दुगुना है, 365 का दुगुना क्या होता है, 730। तो फॉर 730 दिन इन 7 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर को छोड़ के इसके पहले के 7 प्रीवियस ईयर में कुल मिला के कितने दिन रहा हो, कम से कम 730 दिन। ये दोनों बातें अगर पूरी करा ले गए तो बोलेंगे ऑर्डिनरी रेजिडेंट, और दोनों में से एक भी अधूरी रह गई तो बोलेंगे क्या हम, क्या है 2 कंडीशन, ऐसे नहीं, रेलेवेंट प्रीवियस ईयर के पहले के 10 प्रीवियस ईयर में 2 बार रेजिडेंट रहे, रेलेवेंट पीरियड को छोड़ के उसके पहले के 7 साल में 730 दिन इंडिया में। ठीक है, ऐसे पूरा याद रखना है, वरना कहीं तुम रेलेवेंट पीरियड को छोड़ ही नहीं रहे हो, उसी में दौड़ रहे हो, गड़बड़ा जाएगा। तुमको छोड़ना है पहले, उसके पहले पकड़ना है। यही बात देखो अंग्रेजी में लिख के दी गई, जो 2 एडिशनल कंडीशन है वो लिखी जाती है किसमें, सेक्शन 6 सबसेक्शन 6 के अंदर। रेजिडेंट इंडिविजुअल सेटिस्फाई फॉलोइंग 2 कंडीशन, यहां वन ऑफ द 2 नहीं लिखा है, तो ये दोनों फुलफिल करनी पड़ेंगी एडिशनल, तो उसको कहा जाएगा क्या, ऑर्डिनरी रेजिडेंट, और नहीं तो बोलेंगे क्या, नॉट ऑर्डिनरी। ठीक है, इफ अ रेजिडेंट इंडिविजुअल सेटिस्फाई फॉलोइंग 2 एडिशनल कंडीशन he will be treated as ordinary resident, otherwise not ordinary resident, section 6 subsection 6। हाँ, और 2 बार तो छोड़ के 2 बार 10 साल में कम से कम 2 बार। ठीक है, मिनिमम 2 बार है, 3 बार रह जाओ, 4 बार रह जाओ, 5 बार रह जाओ, 10 साल रह जाओ, बढ़िया, कम से कम 2 बार तो रहना ही पड़ेगी। ठीक है, वही देखो इंग्लिश में लिख के दिया गया है। आरपीआई मतलब रिलेवेंट प्रीवियस ईयर। समझ में आ रहे हैं दोनों? अब यही बातें देखो यहाँ सिंपल भाषा में लिखी हैं, ये है स्टेप 1 और ये है स्टेप 2। स्टेप 1 में पहले चेक करते हो फिजिकल प्रेजेंस कितना रहा है, 182 दिन रहे प्रीवियस ईयर में, या फिर प्रीवियस ईयर में 60, उसके पहले 362। अगर इन दोनों में से कोई भी कंडीशन पूरी हो गई, यस आ गया इसका रिजल्ट, तो रेजिडेंट बन जाओगे, इनका रिजल्ट अगर नो आया तो फिर नॉन रेजिडेंट। रेजिडेंट के लिए आगे चेक करते हैं आर एन ओ आर, मतलब रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट, और एन ओ आर को बोलते हैं रेजिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। शॉर्टकट में ओ आर और एन ओ आर बोलोगे बस। ठीक है, ये लोग किताब वाले क्या लिखते हैं, आर एंड ओ आर, फुल फॉर्म होता है रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट, और ये लोग क्या बोलते हैं, एन आर एन ओ आर, यानी रेजिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, एक ही बात होती। हम लोग ये आर आर नहीं लगाते फालतू का काम। ठीक है, 2 कंडीशन है, दोनों फुलफिल करनी पड़ेंगी। 2 साल पिछले 10 सालों में रेजिडेंट बनना पड़ेगा, और पिछले 7 सालों में प्रीवियस को छोड़कर उसके पहले 7 सालों में कम से कम इंडिया में कितने दिन रहना पड़ेगा, 730। दोनों बातें पूरी हैं तो बनेगा ओ आर, नहीं पूरी हैं तो क्या बनेगा, एनओ। समझ गए? हेलो।
समझ में आ गया बेटा यहाँ तक का? पक्का? ये था रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल। ठीक है, अगर इतना ज्ञान आ गया है तो आप इंडिविजुअल का सवाल आराम से लगा सकते हैं। छोटे से एक दो ज्ञान और हैं, वो भी दिए जाएंगे। ठीक है, छोटे से ज्ञान और हैं एक दो, वो भी दिए जाएंगे। चलो वापस आ जाते हैं। आज का पूरा टारगेट ये है कि आप इंडिविजुअल का सीख ले जाओ पहले, वो सीख गया तो आगे बातें बताई जाएगी। क्वेश्चन देखो भैया 4, कह रहा है एक्स 19 साल के हैं और इंडिया छोड़ के जा रहे हैं पहली बार, तो अलग अलग केस में जवाब देना है। पहला केस है कि इंडिया छोड़ के जा रहे हैं एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए, और दूसरा ऐसे ही घूमे जा रहे हैं। समझ रहे हो? तो अगर एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए जाएंगे तो एक्सेप्शन में फॉल करेंगे, तब मुझे चेक करनी रहेगी सिर्फ पहली कंडीशन 182 दिन वाली, और ऐसे ही घूमे फिरे जाइए तो फिर दोनों कंडीशन चेक करेंगे। समझ लो? तो कब तुम्हें दोनों चेक करनी है, 182 वाली और 60 362 वाली, कब नहीं, ये तुम्हें ध्यान रखना है। 3 जगह ऐसी होती है जहां पे हम केवल पहली वाली कंडीशन देखते हैं, वो आपको पढ़ाया गया है। ठीक है, तो पहले आपको चेक करना है कि प्रीवियस ईयर में कितने दिन रहे। तो पहली बार 31 मई को ये बाहर जा रहे हैं, हमें देखना है कि 24-25 में कितने दिन रहे। तो अप्रैल पूरा यहां रहे हैं, इसका मतलब 30 दिन, और मई पूरा रहे 31 दिन, इसका मतलब प्रीवियस ईयर में कितने दिन रहे हैं, 61 दिन। ये समझ में आ रहा है? 30 दिन अप्रैल वाले और 31 दिन मई वाले, तो 61 दिन रहे हैं। तो इस केस में तो ये बन जाएंगे नॉन रेजिडेंट, क्योंकि अगर एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए जाएंगे तो सेकंड वाली कंडीशन देख नहीं सकते, पहली वाली कंडीशन आपको देखनी है, और पहली कंडीशन तो 182 दिन की होती है, वो पूरी नहीं हो रही है, इसलिए क्या बन जाएंगे ये। ठीक है, लेकिन अगर ऐसे ही घूमने जाएंगे तब तो दोनों कंडीशन देखेंगे ना। अब क्या करना है हमें, दोनों कंडीशन देखनी। अब दोनों देखोगे तो 60 दिन तो पूरे ही कर दिए ये वाले। दूसरा क्या चेक करना है, तो जब ये पहली बार जा रहा है तो इसका मतलब इसके पहले तो यही रहा होगा हमेशा, तो 4 साल में हर एक साल 365 दिन रहा होगा। तो पहली बार इंडिया से बाहर जा रहा है तो पिछले 4 साल की ग्रह दशा देखोगे तो यही मर रहे थे ये तो हमेशा लगातार, 4 के चारों साल एक दिन भी बाहर नहीं गए। पहली बार तभी तो कहता पहली बार बाहर जा, इसका मतलब कभी आज तक नहीं गए हो, और कभी आज तक नहीं गए हो तो पिछले 4 साल में तो बहुत ज्यादा दिन रह गए हो गए, 365 और एक लीप ईयर भी हो गया, उसमें 366 वाला कोई ना कोई होगा ही। समझ पा रहे मेरी बात को? तो कहीं 2000 भी क्रॉस कर ले जाएंगे, 2000 तो नहीं, लेकिन कितने क्रॉस कर जाएंगे, 1300, 7 दूनी 14, 1461 दिन हो रहा होगा, तो 1461 डेज हो गया। हमें तो 365 देखना था, आराम से पता चल रहा है कि 365 पार कर जा रहे हैं, तो ये क्या बन जाएंगे, रेसिडेंट। लेकिन सवाल अभी खत्म नहीं हुआ, केवल अभी रेसिडेंट बताए हो ना, आगे बताओ कौन से वाले हैं, ऑर्डिनरी वाले हैं या। तो रेसिडेंट तो बन गए, समझ में आ रहा होगा, क्योंकि इन्होंने दूसरी कंडीशन यानी प्रीवियस ईयर में 60 दिन वाली और 365 वाली को क्या कर दिया है, फुलफिल कर दिया है। तो ही इज बिकम रेसिडेंट। तो जैसे रेजिडेंट बने वहां तक की कहानी देखो। तो पहले लिखा है कि एक्सेप्शन में नहीं फॉल करेंगे, और इन्होंने एक कंडीशन फुलफिल कर दी है सेकंड वाली, इसलिए क्या बन गए हैं। अब आगे आगे अब आगे चेक करना है रेजिडेंट बनने के बाद ये ऑर्डिनरी वाले हैं या। तो अब पिछले 10 साल का देखना पड़ेगा। फिर पहली बार इंडिया से बाहर जा रहे हैं तो पिछले 10 साल में देखो तो हर साल इंडिया में रह रहे थे हर दिन, तो हर साल 182 पार कर रहे थे, तो पिछले 10 साल में तो ये 10 बार रेजिडेंट बनेंगे। समझ रहे हो भाई, पिछले 10 साल में जब कभी बाहर का मुंह ही नहीं देखे तो हर साल 365 दिन रहे होंगे, 182 ज्यादा हो रहा 365, इसका मतलब पिछले 10 साल में 2 बार बनना था, ये तो 10 बार बना जा रहा है। और पिछले 7 साल में भी देखोगे तो कभी बाहर ही नहीं गया, तो 365 इंटू 7 बहुत ज्यादा, 2000 क्रॉस किया जा रहा है इस बार तो इसका मतलब दोनों एडिशनल कंडीशन में क्या करा ले गया है ये, फुलफिल।
इसलिए क्या बन जाएगा ये, तो यही देखो इंग्लिश में लिख के दिया गया, पढ़ लो। ही ऑल्सो सेटिस्फाई ड्यूल कंडीशन प्रेस्क्राइब अंडर सेक्शन किसमें, 66। ठीक है, क्योंकि ये पहली बार इंडिया छोड़ के जा रहे हैं, इसलिए क्या बन जाएंगे ये, ऑर्डिनरी रेजिडेंट बन जाएंगे। तो सारा आंसर समझ में अब आ रहा होगा। कोई बात कहीं भी ना समझ में आए, अपने डाउट आप पूछ सकते हो, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। ठीक है, पहली बार में एकदम क्लैरिटी के साथ दिमाग में फिट होनी चाहिए चीजें, इसलिए आराम आराम से हौले हौले करा रहे हैं और बात बता रहे हैं, समझा रहे हैं, साथ ही साथ सवाल भी कराए दे रहे हैं। हाँ बेटा, क्लियर हो गया सबको? चलिए, बहुत बढ़िया बात है। अब आते हैं अगले सवाल पे, और इस सवाल को पहले आपको देते हैं लगाने के लिए, जब नहीं लगा पाओगे तो हम लगवाएंगे। हमें चाहिए फाइनल उत्तर अभी, बाकी एग्जाम में तो लिख लिख के एक एक चीज बतानी पड़ेगी, वो अलग की बात है। अभी आप फाइनल उत्तर दे देना हमें कि क्या निकल के आ रहा है। तो 2 मिनट का समय देते हैं सोचने के लिए, समझने के लिए। सवाल आपकी स्क्रीन पे इस तरीके से खुला है, 2 केस में आंसर चाहिए। ए केस का जवाब बताना है तुम्हें, बी केस का जवाब बताना है। आज तुम लोग को लग रहा होगा कि लॉ पढ़ाने जैसे लग रहा है ना। जैसे इनकम टैक्स का पूरा नाम ही इनकम टैक्स लॉ। इनकम टैक्स भी क्या है, एक लॉ है। तो आप प्रैक्टिकल चीजें इसके अंदर आती हैं, उस वक्त सही है, एकदम थ्योरी बन जाती है। हाँ बेटा बताओ, तुम बताओ बेटा, क्या आएगा इसका सही रिजल्ट। हेलो, गुड मॉर्निंग।
हाँ बेटा, कुछ लोग नहीं कर पा रहे हैं। देखो सब, कोई भी सवाल हो, पहले आपको क्या देखना, देखो स्टेप, सबसे पहले देखना है कि आपको आंसर किसका बताना है। तुम्हें किसका बताना है? प्रीवियस ईयर 24-25 का। तो प्रीवियस ईयर 24-25 का, तो जिसका भी आंसर बताना है पहले उसके दिन निकालो। हाँ, असेसमेंट ईयर 25-26 बोलेगा तो प्रीवियस ईयर में आना पड़ेगा, प्रीवियस ईयर का बोलना तो कहीं नहीं जाना आपको। तो इसके पहले आपको दिन निकालना है कि इस वाले प्रीवियस ईयर में कितने दिन इंडिया में रहा है। 113 दिन। ऑलमोस्ट सबका सही आ रहा है, 113 एकदम ठीक है। जिन लोग का 113 भी नहीं आ पा रहा है पहले वो बता देंगे कि 113 भी नहीं है। कितना निकाल पाए बेटा 113? ठीक है। और किसी का? सब लोग 113 कैलकुलेट करवा पीयूष? नहीं, क्यों नहीं कर पा रहे हो? हमें देखना है कि 1/4/24 से लेके 31/3/25 इस ड्यूरेशन के भीतर वो इंडिया में कितने दिन रहा। तो ये पहले पता करो कि 1/4/24 को ये कहाँ मर रहे थे, मतलब कहाँ रह रहे थे। ठीक है, 1/4/24 को कहाँ थे? अब यही गलत बता दें तो कैसे सही निकलेगा बताओ। क्या कहना है कि ये इंडिया, ही केम इंडिया फर्स्ट टाइम, यानी 1/4/24 को ये बाहर था, पहली बार इंडिया आ रहा है ना। तो इसका मतलब है कि इसमें अप्रैल के महीने में वो इंडिया में नहीं था, मई में नहीं था, जून में नहीं था, जुलाई में आया है। कब आया है? 24 जुलाई को आया है। अच्छा, 2020 का है, चलो कोई बात नहीं, ये मैंने गलत पढ़ लिया, कोई बात नहीं, यहाँ का पढ़ते हैं। ये इंडिया में आया, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक इंडिया में रहा, फिर 5 अगस्त को आया है, मतलब 1/4/24 को फिर से इंडिया में नहीं था ना, सीधा वो अगस्त में ही आया है। 5 अगस्त को आया है, अगस्त में होते हैं 31 दिन, 1 2 3 4 को नहीं रहा, 4 दिन हटाओ तो, यानी अगस्त में 27 दिन रहा। ठीक है, सितंबर में 30 दिन रहा, अक्टूबर में 31 दिन रहा, नवंबर में 25 दिन रहा क्योंकि 25 नवंबर को फिर भाग ले ली। तो कुल मिला के 113 दिन रहे। ठीक है, अब देखो इधर, दो केस में आंसर बताना है। पहला ये फॉरेन सिटीजन हो और दूसरा ये इंडियन सिटीजन। ठीक है, इनकम के बारे में अगर सवाल ना बताए तो इनकम हमेशा 15 लाख से नीचे ही मानोगे। इनकम बारे में ना बताए तो क्या मानोगे? तो पहले ये चेक करो कि क्या इस व्यक्ति के ऊपर दोनों कंडीशन फुलफिल होंगी कि एक फुलफिल होगी। और एक फुलफिल कह रहे हो तो कौन सी ऐसी एक्सेप्शन है जो इसके ऊपर लागू हो रही, जो कह रहे हो कि एक कंडीशन लगेगी। एक्सेप्शन भी यही डाल देते हैं। भाई कौन सी ऐसी एक्सेप्शन है जो फॉल कर रही हो और तुम कह रहे हो कि एक ही देखेंगे, ये एक्सेप्शन होती है। इस वाले में देखो तो एक्सेप्शन में कहीं नहीं आएगा क्योंकि वो फॉरेन सिटीजन है। इस वाले में देखें तो पहला कहाँ आएगा? पहला इंडिया छोड़ के जा रहा हो, ना कि इंडिया आ रहा हो, ऐसा बोला है क्या? तो कुल मिला के इसके ऊपर चाहे ये केस लगाओ चाहे ये केस लगाओ, एक्सेप्शन नहीं लगेगी। ठीक है, तुम कहोगे सर ये लग रही है आखिरी वाली, नहीं लग रही है क्योंकि विजिट करना चाहिए इंडिया प्रीवियस ईयर में, इंडिया में उसको आना था, यानी कंडीशन तब लगाते थर्ड वाली एक्सेप्शन में, इस केस में इसका सोच रहे हैं। कुछ बच्चे इस वाले में लगा देते, कहते हैं सर इंडिया सिटीजन तो है, इंडिया आ भी रहा है घूमने फिरने, पैसा 15 लाख से कम करा रहा है, आना इंपॉर्टेंट है लेकिन कब? प्रीवियस ईयर में कहाँ आवा, ये तो कब आया है? 20 में आया, समझ रहे हो? तो इन दोनों कंडीशन में चाहे ये वाला हो चाहे ये वाला हो, एक्सेप्शन में नहीं फॉल करेंगे,
और चेक करेंगे दोनों कंडीशन। ठीक है, अब दोनों कंडीशन अगर चेक करोगे तो सेकेंड वाली कंडीशन जो 60 और 365 वाली थी, उसमें 60 तो पूरा कर लिया 113। अब पिछले 4 साल का देखना पड़ेगा, कब कितने दिन इंडिया में रहा है। ठीक है, तो चलो भैया 24-25 का तो आपने बता दिया, अब 23-24 का बताओ कि 23-24 में कितने दिन रहा इंडिया में। 0 दिन। चलो ठीक है, अच्छी बात है। 22-23 में कितने दिन रहा है? 22-23 में 0। ठीक है, इसके बाद 21-22 में भी 0। 25 दिसंबर को आया है ना इंडिया। 21-22 में देखोगे तो 1 अप्रैल 21 से लेके 25 दिसंबर तक इंडिया में था वो। कितना? 1 अप्रैल से लेके 25 दिसंबर तक पूरा था, यहां तक देखो। दो 244 बताया जा रहा है। देखो, जिनको भी ज्यादा तकलीफ होती है ऐसे सवालों में, उनको एक चार्ट बनाना पड़ता है रफ में। देखो इधर, कहानी शुरू हुई थी तुम्हारी 24 जुलाई से। 24 जुलाई को इंडिया आया था, इसके बाद 25 दिसंबर 21, इस बीच में वो इंडिया में रहा है। इंडिया में रहा है तो यहां लिख दिया कि मतलब इंडिया में रहा है वो। नहीं चला मतलब इंडिया में रहा है। कि 25 दिसंबर को निकल लिहिस, और फिर दोबारा कब आया है? और 5 अगस्त 24 से लेके 25 नवंबर 24 तक फिर इंडिया में रहा। क्या? सही, आई एम राइट। इसी पीरियड में इंडिया में रहा है, पहले ये बना लोगे रफ में तो दिक्कत तुमको नहीं होगी। अब आराम है, हमें निकालना है यहां से यहां तक। देखो, तो 20 से कहानी चालू हुई तो एक वर्ष आएगा 20-21, जो यहां जाके कहीं खत्म होगा। ठीक है, क्योंकि कहाँ खत्म होगा? 31-3-21 को खत्म हो जाएगा ना। फिर एक आएगा 31-3-22, तो ये हो गया भैया 21-22। फिर यहीं पे आएगा 31-3-23, तो ये हो जाएगा आपका 22-23। और फिर यहाँ कहीं पे आएगा 5 अगस्त 24 है ना, तो उसके पहले ही आ जाएगा 31-3-24, ये हो जाएगा आपका 24-25, ये हो जाएगा आपका 23-24, ये हो जाएगा आपका क्या 23-24, यहां से आएगा आपका 24-25। समझ पा रहे हो? ऐसा करके एक नन्हा सा चार्ट बनाना है तुमको, जिनको जोड़ने घटाने में बहुत तकलीफ होती है। ठीक है, अब इधर देखो, अब काम आसान हो गया। 20-21 में यहां से लेके यहां तक वो इंडिया में रहा, यहां तक ना जोड़ना, यहां से लेके यहां तक का जोड़ना। तो 20-21 के दिन पता चल जाएंगे। 251, 251 या हाँ 251 या 252 आएगा, जो भी आए 251 आएगा। तो 251 दिन हो रहे हैं। समझ पा रहे हो बेटा बात को? 24 जुलाई 2020 को इंडिया आया है, गया बात तो इतने तारीख को है, लेकिन मुझे काउंट ही करना है 31-3-21 तक का, क्योंकि बाकी के दिन तो दूसरे साल में फॉल करी है। तो यहां से लेकर यहां तक काउंट करोगे तो अप्रोक्सीमेटली 251 दिन हो रहे हैं। जुलाई में देखोगे तो 7-8 दिन हो गए जुलाई के, 8 दिन जुलाई के हो गए,
31 दिन अगस्त के हो गए, सितंबर के हो गए 30 दिन, 31 अक्टूबर के हो गए, 30 नवंबर के हो गए, 31 दिसंबर के हो गए, 31 जनवरी के हो गए, 28 फरवरी के हो गए, 31 मार्च के हो गए। तो 251 डेज। तो यहाँ आ गया हमारा 251 दिन। यहां से यहां देखो, तो यहां से यहां ना जोड़ ले पूरा, यहाँ पे यहीं पे निपट गवा है, चला गवा है। तो यहां से लेके यहां तक का काउंट करोगे, यहाँ का मतलब 1/4/21 से काउंट करना चालू करना। 1/4/21 से 25 दिसंबर 21। यहाँ रहा है 269 डेज। और यहाँ नील नील तो दिख ही रहा है तुमको, एक दिन नहीं रहा है। यहाँ का तुमने निकाला है वो है 113 दिन। जब तक ऐसा सुंदर सा चार्ट नहीं बनाओगे तब तक दिक्कतें रहेंगी। जिन लोग को कैलकुलेशन, डेज कैलकुलेशन करने में दिक्कत हो रही है, उनका सही तरीका है 4 बार ऐसे लिख लिख के बनाएंगे तो अपने आप उनका सिस्टम दिमाग में धीरे धीरे करके होने लगेगा सेट। जैसे बाकी बच्चे जल्दी जल्दी कर ले रहे हैं तो तुम में जल्दी जल्दी कर पाओगे। ऐसे करके 4 बार मेहनत करनी पड़ेगी जल्दबाजी करने के लिए। समझ में आ रही बातें? पक्का? चलो इसके भी फोटो शेयर कर देंगे, जिससे लिखने लिखने में जो भी लिखना इतना हो तो अपना आराम से लिख लोगे, कोई दिक्कत की बात नहीं। डायग्राम बनाने का स्टाइल तुमको पता चल जाएगा। अब इधर देखो बेटा, इधर देखो बेटा बोर्ड पे, तो प्रीवियस ईयर में 60 दिन से ज्यादा और पिछले 4 सालों में इनका सम करो। 520, 365 से ज्यादा। तो क्या बन गया है ये? रेसिडेंट बन गया। रेसिडेंट तो बन गया। अब चेक करना ऑर्डिनरी वाले हैं, तो ये हमारा प्रीवियस ईयर है, ये उसके पहले के साल है। तो यहां भी वो रेसिडेंट रहा होगा 182 ज्यादा, यहां भी रेसिडेंट रहा होगा। तो इसका मतलब 10 साल में 2 बार रेसिडेंट बनना था, ये तो 4 साल में बन रहा है। तो 10 साल में 2 बार रेसिडेंट बनने वाली बात। लेकिन पिछले 7 साल में, अब इसके पहले के 3 साल और 20-21 के पहले 19-20, 18-19 और यहाँ 0-0 दिन रहा, क्योंकि पहली बार आता ही है 24-7-21 को। तो पिछले 7 साल का भी जोड़ोगे तो यही 520 दिन आएगा। तो जबकि 7 साल में कितने दिन रहना होता है, वो बात अधूरी रह गई, इसलिए क्या बन जाएंगी? बस यही है आंसर। समझ लो, इसलिए क्या बन जाएंगे? नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट बन जाएंगे। अब आंसर पढ़ लो, सब समझ में आ जाएगा। बस यहाँ होंगे 28 और यहाँ आएगा 251। ये है प्रीवियस ईयर 20-21, ये है 21-22, ये है 22-23 और ये है 23-24। ये सारे हैं प्रीवियस ईयर। अब सारा सोल्यूशन देख लो, जहां जो बात ना समझ में आए पुनः दोबारा पूछ सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। इन सब सवालों में सारा खेल है दिन को कैलकुलेट करने वाला। जो बच्चा दिन जोड़ घटाना नहीं कर पाई सही से, उसका काम लग जाएगा, समझ लो, उसका काम गड़बड़ हो जाएगा। समझ में आ रही बेटा बातें? कोई भी दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो, पूछ सकते हो, वरना इसी तरीके से सवाल लगाया जाता है। ठीक है, इनकी फोटो शेयर कर दी तो कल आपको नोट्स मिल जाएंगे। आज प्रिंटिंग के लिए गए हुए हैं, अभी तक निकल नहीं पाया है, कल आ जाएंगे तो कल मिल जाएंगे। तुम लोग जब क्लास में आओगे तब तक मिल जाएंगे। तो ये जो हमने एडिट किए हैं वो एडिट कर लेना अपना पेन से। हाँ बेटा, यहाँ तक क्लियर हो गया? क्या हो गया बताओ? हाँ, क्योंकि दोनों केसेस में एक्सेप्शन में कहीं फॉल ही नहीं कर रहा है। एक्सेप्शन में नहीं फॉल करेगा तो दोनों कंडीशन देखनी रहेगी। दोनों कंडीशन देखनी तो दोनों के लिए सेम ही आंसर होंगे। वही तो लिखा है, दोनों ही कंडीशन में क्या रहेगा, वो वही आंसर, सेम आंसर रहेगा। क्योंकि कुछ भी इंडिया एम्प्लॉयमेंट के लिए आना कवर थोड़ी ना एक्सेप्शन में, एम्प्लॉयमेंट के लिए जाना कवर, ना कि एम्प्लॉयमेंट के लिए आना। हाँ बेटा, क्या डाउट आ रहा है इसका बताओ?
इंडियन सिटीजन में पहली बार आ रहा है, ठीक है। तुम्हारा क्या है, मतलब इसमें फॉल कर रहा है, तुम्हें ऐसा लग रहा है इस वाले में फॉल करा रही हो। इस वाले में प्रीवियस ईयर में आना जरूरी है, जबकि ये प्रीवियस ईयर से पहले 2020 में आया था, ठीक है। मतलब प्रीवियस ईयर में कोई पहली बार आया तब ये चेक करेंगे। यहां तक क्लियर हो गया सबको? अभी कहानी बची हुई भाई, अभी खत्म थोड़ी ना हुई, ठीक है। अब इधर देखो, ये जो तीसरी कंडीशन है, तीसरी कंडीशन, अगर यहां इसमें से डज नॉट को हटा दें, पहले बात सुननी है मेरी गौर से, अगर यहां से हटा दें ये बात, तो उसका मतलब फिर एक्सेप्शन में नहीं आएगा ये ना, तो फिर दोनों कंडीशन देखोगे ना। लेकिन फिर ऐसे हालात में जो दूसरी वाली कंडीशन है, वहां जहां 60 लिखा है यहां 120 करना पड़ता है, अमेंडमेंट। क्या बताया हमने कि अगर कोई इंडियन सिटीजन है या फिर है पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, वो इंडिया विजिट के लिए आ रहा प्रीवियस ईयर में, और उसकी टोटल इनकम एक्सीड कर जाए 15 लाख से, तो फिर दोनों कंडीशन देखेंगे। फर्क क्या है, जहां यहां 60 लिख रहे थे वहां कितना लिखोगे, यही बात अंग्रेजी में लिख के यहां दी गई। कि कोई इंडियन सिटीजन है या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, इंडिया विजिट करने आ रहा है, उसकी टोटल इनकम क्या है, एक्सीड कर रही 15 लाख से, तो फिर 60 दिन वाले को रिप्लेस करना है कितने से, दोनों ही कंडीशन देखनी, बस 60 की जगह पे 120 देखने लगना, कितना फर्क आ जाएगा। लेकिन ऐसे में आता है बहुत चेंज। तो इनके लिए फिर हो गई दो कंडीशन, एक हो गई 182 वाली, और एक हो गई 120 प्लस 365 वाली ना। अगर उस इंसान ने ये वाली कंडीशन पूरी कर दी तो बन जाएगा रेजिडेंट, लेकिन अगर ये वाली पूरी करी तो सीधा बनेगा एनओआर, डायरेक्ट रेजिडेंट होते हुए सीधा क्या बन जाएगा, एनओआर। तो पहली पूरी करी तो रेजिडेंट, सेकंड पूरी करी तो सीधा एनओआर, आपको फर्दर चेक करने का आवश्यकता ही नहीं एडिशनल। लेकिन इस वाले में अगर रेजिडेंट बना तो फिर आगे चेक करेंगे। दोनों एडिशनल पूरी करता है तो ओआर, और ये पूरी करने के बावजूद एडिशनल नहीं पूरी कर पाता है तो, और अगर दोनों पूरी नहीं करता है तो एनआरआई। समझ लो, यही देखो इंग्लिश में लिख के दिया गया है कि अगर ये पहली बेसिक कंडीशन पूरी कर लेता है प्लस दोनों एडिशनल पूरी कर देता है तो क्या बनेगा, ओआर। सेकेंड बेसिक कंडीशन पूरी करता है 120 प्लस 365 वाली, तो सीधा एनओआर बनेगा, देयर इज नो नीड टू चेक एडिशनल कंडीशन। और अगर दोनों पूरी नहीं कर पाता है तो क्या बनेगा, ये भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। यहां तक की बातें समझ में आ गई। यानी कुल मिला के जो इंडिविजुअल हो गए वो हो गए 3 कैटेगरी के, लिखना नहीं सिर्फ सुनना है मेरी बात। कितने कैटेगरी के हो गए, एक हो गया आम आदमी। आम आदमी मतलब है जो तीनों एक्सेप्शन में नहीं फॉल करता है और ना ही यहां फॉल करता है इस नीले वाले में, तो उसके लिए दोनों कंडीशन है, 182 वाली और दूसरी 60 प्लस 365 वाली। और जो ये 3 सरकम चांसेस आए थे, 3 लोग कौन से, एक्सेप्शन वाले, उनके लिए केवल 182 वाला देखना है। और जो एक लोग आए हैं ये वाले नीले वाले लोग, इनके लिए दोनों कंडीशन देखनी है, पहली 182, दूसरी 120 प्लस 362। तो आपको सबसे पहले चेक करना पड़ेगा कि वो जो इंडिविजुअल दे रखा है सवाल में वो यहां फॉल करेगा, यहां फॉल करेगा या यहां फॉल करेगा, तो उसके हिसाब से कंडीशन चेक करोगे। कंडीशन चेक करने से पहले ये देखना है कि वो इंसान फॉल कहां करेगा, कहीं ऐसा तो नहीं कि इन तीनों में फॉल कर जाए। तो सेकंड कंडीशन मत देखो, पहली देखो। और अगर यहां फॉल कर जाए तो देखनी दोनों है लेकिन इस तरीके से, तो यहां ना फॉल करे तब सिंपल केस चलेगा।
ये सबसे पहले चेक करना होता है और उसके अकॉर्डिंगली हम लोग को काम करना पड़ता है सवाल। यहां तक की बातें क्लियर हो गई सबको? पक्का? आगे बताई जाए अब एक बात और समझो। अगर कोई इंसान सेक्शन 6(1) अप्लाई करने के बाद बनता है एनआरआई, मतलब यहां फॉल करता था, कंडीशन नहीं पूरी कर पाया, एनआरआई बन गया। यहां फॉल करता था, पहली कंडीशन नहीं फुलफिल कर पाया, एनआरआई बन गया। यहां फॉल करता था, दोनों कंडीशन नहीं फुलफिल कर पाया, एनआरआई बन गया। अगर कोई बंदा इसमें जो कंडीशन अभी तक आपने पढ़ी है, इन कंडीशन क्या बन जाता है? एनआरआई। तो एक और सेक्शन है, सेक्शन 6(1)A। क्या है सेक्शन? ये कहता है कि अगर कोई बंदा 6(1) के तहत क्या बन गया? एनआरआई, और हमारी 2-3 बातें फुलफिल कर दे तो उसको हम एनओआर बना देंगे। एनआरआई का दर्जा हटा के उसके ऊपर क्या लगा देंगे? कंडीशन फुलफिल कर दे अगली तो। लेकिन ये कंडीशन तभी चेक करते हैं जब नॉर्मल के अंदर वो रेजिडेंट ना बन पा रहा हो, ना ही ओआर बन रहा हो ना एनओआर बन रहा हो, अदरवाइज ये कंडीशन नहीं चेक करेंगे कभी भी जिंदगी में। तो नॉर्मल कंडीशन के हिसाब से क्या बने वो एनआरआई, तो फिर फर्दर कंडीशन है वो चेक करेंगे। अगर वो पूरी करा दी तो सीधा क्या बना देंगे उसको? एनओआर। तो फर्दर कंडीशन क्या है वो देख लो एक बार। कह रहा है कोई भी इंडियन सिटीजन है जिसकी टोटल इनकम 15 लाख से क्या है ज्यादा है, तो उसको एनओआर कहेंगे, एनओआर मानेंगे इफ ही इज नॉट लाइबल टू पे टैक्स इन एनी फॉरेन कंट्री। मतलब तुम इंडियन सिटीजन हो, तुम्हारी इनकम 15 लाख से ज्यादा है, लेकिन कोई कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है और तुम रेजिडेंट नहीं बन पा रहे हो इंडिया के, तो तुमको यहाँ इंडिया का एनओआर कहने लगेंगे अगर तुम किसी और कंट्री में टैक्स पे करने के लिए लाइबल नहीं हो। तो इंडिया वाले कहते हैं अगर कहीं टैक्स नहीं पे कर रहे हो तो इंडिया में भर देना, समझो, जिसका कोई नहीं उसका इंडिया होता है। तो कह रहे हैं कहीं टैक्स नहीं पे कर, तो कमा इतना हौक हौक के रहो, 15 लाख ज्यादा कमा रहे हो, तो चुपचाप यहाँ एनओआर बना देंगे तुमको और यहाँ टैक्स वसूलेंगे तुमसे, क्योंकि तुम इंडिया से 15 लाख रुपए कमा रहे हो। समझ लो। और कोई भी कंडीशन नहीं सेटिस्फाई हुई और वो इंडियन सिटीजन निकला और फॉरेन सोर्स को छोड़ के इंडिया वाले सोर्स से कितना कमा रहा हो, कम से कम 15 लाख रुपया, वो किसी और कंट्री में टैक्स नहीं भरता है, तो सीधा एनओआर बना देंगे इंडिया का। समझ पा रहे मेरे बात को? तो ऐसे चलता है सिस्टम इसका। अब इस बात को समझने के लिए है तगड़ा सा एग्जाम्पल, तभी आपके दिमाग में हो पाएगी बातें सेट। जैसे हम पूछेंगे वैसे जवाब दोगे तो आएगा मजा, अपनी कलाकारी करोगे तो फिर सब करोगे गलत। इधर देखो बेटा बोर्ड पे, ए वाला जो इंसान है ए, इसको पहले आपको नॉर्मल तरीके से सोचना है कि ये क्या बन रहा है। ठीक है, मतलब ये वाली कंडीशन नहीं देखनी है आपको, कौन सी? ये नहीं अप्लाई कर रहे हैं। पहले नॉर्मल वाला सोचो कि रेजिडेंट बनेगा या नॉन रेजिडेंट बनेगा। तो नॉर्मल सिचुएशन के हिसाब से यानी सेक्शन 6(1) के हिसाब से क्या बनेगा बताओ। सिक्स वन में क्या देखते हो कि इंडिया में कितने दिन रहा है, प्रीवियस ईयर में कितने दिन रहा है, और 30 दिन रहेगा तो ना पहली कंडीशन पूरी हो पाएगी ना सेकंड, तो क्या बन जाएंगे? नॉन रेजिडेंट। तो नॉर्मल ढंग से क्या बन रहे हैं? नॉन। जब नॉर्मल ढंग से नॉन रेजिडेंट बने तब ये चेक करना होता है जो भी आपने पढ़ा था 6(1)A। और वो क्या कहता है कि पर्सन इंडियन सिटीजन का हो, नहीं निकले तो ये एनआरआई थे, एनआरआई बन के ही जीवन यापन करेंगे। कहीं ये इंडियन सिटीजन निकल जाते और इनकम 15 लाख से ज्यादा निकल जाती जो है, और किसी और कंट्री में टैक्स भी नहीं पे करते हैं, कहीं यहाँ इंडिया लिखा होता
तो ये काट के क्या कर देते हैं हम लोग, NO1। तो बस यही कहना चाह रहे थे इतनी देर से, समझ पा रहे हैं मेरी बात को। तो नॉर्मल ढंग से अगर एनआरआई बना तो चेक करेंगे क्या हम लोग, 61A वाली कंडीशन, और वो अगर फुलफिल कर दिया उसके लिए 3 बातें होनी अनिवार्य है। पहली बात है सिटीजन कैसा होना चाहिए, इंडियन। दूसरी बात है कि उसकी इनकम 15 लाख से ज्यादा हो, और तीसरी बात किसी और कंट्री में टैक्स ना पे करता हो। अगर ऐसा हो गया तो उसका एनआरआई वाला स्टेटस हटा के क्या लगा दिया जाएगा, एनओआर वाला स्टेटस लगा दिया जाएगा। समझ में आ गया, तो ये एनआरआई रहेंगे। अगले वाले में अप्लाई करो बेटा, नॉर्मल ढंग से बताओ ये क्या बनेंगे, बी। ये प्रीवियस में 3 बन रहे हैं, मतलब नॉर्मल ढंग से एनआरआई बन रहे हैं। अच्छा बी वाले में ठीक, मैंने गलत जगह कर दिया। तो नॉर्मल ढंग से एनआरआई बन रहे हैं ये। अब लगा रहे 61 वाली कंडीशन, तो क्या ये इंडियन सिटीजन है, बिल्कुल है। क्या इनकी इनकम 15 लाख से ज्यादा है, नहीं। एनआरआई थे, एनआरआई रहेंगे। तीनों फुलफिल होनी चाहिए। सी वाला बताओ, सी वाले में भी अगर देखें तो नॉर्मल ढंग से एनआरआई बन रहे हैं ये, क्योंकि तो तीसरे दिन रहे हैं। फिर ये कंडीशन देखें तो इंडियन सिटीजन है, 15 लाख से ज्यादा भी है, किसी और कंट्री में टैक्स भी नहीं पे करते हैं, सारी बातें फुलफिल है, तो एनओआर बन जाएंगे। समझ पा रहे हो बेटा, इस तरीके से समझना है आपको, तो फिर इसके सारे आंसर आप निकाल सकते हो। चलो अगले वाले में बताओ, डी का फाइनल उत्तर, लास्ट वाला एकदम आखिरी फाइनल आंसर दे रहे हैं बच्चे, देखो कितना तेज हो गए। डायरेक्ट एनआरआई। अगला वाला ई में, एनओआर बन रहा है यहां, क्योंकि सेकंड बेसिक कंडीशन पूरी कर दी और एडिशनल कंडीशन भी सारी पूरी कर दी है। ठीक है, तो एनओआर फिर क्यों बन रहा है अगर सारी कंडीशन फुलफिल हो रही तो। ओआर बनना चाहिए ना फिर तो, ये क्या बनना चाहिए बताओ, चौथे साल में। भाई प्रीवियस ईयर में 60 दिन रहा है, और पिछले 4 साल में कितने दिन रहा है, 365 दिन रहा है ना। तो ये बन जाएंगे आपके क्या, रेजिडेंट नॉर्मल वाले। फिर सेक्शन 6 की सारी कंडीशन भी फुलफिल कर दी, तो क्या बन जाएंगे, ऑर्डिनरी रेजिडेंट, ओआर बन जाएंगे। ठीक है, इसके बाद अगला एफ में, अगले एलएम भी ओआर बनेंगे। ये पूरी, लेकिन ये नहीं पूरी ना, एनओआर बनेंगे ये। नॉर्मली तो एनआरआई बन रहे हैं, नॉर्मली तो क्या बन रहा है ये, एनआरआई बन रहे हैं। ये वाला चेक ही क्यों कर रहे हो, क्योंकि 182 ज्यादा हो गया ना, यही देखो खाली पहली कंडीशन फुलफिल कर दी 182 वाली, और प्लस दोनों एडिशनल पूरी कर दी। ठीक है, तो सीधा क्या बन जाएंगे, ओ आर बन जाएंगे। इस वाली में प्रीवियस ईयर में 60 दिन, उसके पहले के 365। ठीक है, और ड्यूल कंडीशन भी क्या कर दी इन्होंने, फुलफिल कर दी है। तो ऐसे में क्या बन जाएंगे ये, ओ आर ऑर्डिनरी रेजिडेंट। और सबसे लास्ट में इस वाले केस में भी ओ आर बनेंगे। ठीक है, इस वाले विकर्षण में क्या बनेंगे, ओ आर बन जाएंगे। समझ में आ रही बातें, तो इस तरीके से सोचोगे तब इसको कर पाओगे, नहीं सोचोगे तो नहीं कर पाओगे। अब कहानी का सुन लो बेटा इधर,
अब सारी कहानी खत्म हो गई किसकी, इंडिविजुअल की। अब आपको करना क्या है देखो, इंडिविजुअल पे ही कुछ सवाल और दिए हैं, हो सकता है इसमें से कुछ सवाल तुम ना लगा पाओ, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन जितने नियम कानून बनाए गए बताए गए हैं सवाल उसी से लगेगा। तो अगर तुम नहीं लगा पा रहे हो तो उसका मतलब कहीं तुम कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो, तो जहां कनेक्ट नहीं कर पाओगे उसको कल बताएंगे क्या तुम सोच रहे थे, क्या गलत कर रहे थे। तो एक बार आप खुद से ट्राई करोगे, नहीं लगा पाओगे जो सवालों को, वो हम लगाएंगे। कोई नया कानून नहीं बनेगा, कानून वही है जो आज बताए गए, ठीक है, उसी से हम कल लगाएंगे। अगर तुम नहीं लगा पाए तो इसी को बता के फिर कल लगाएंगे। यानी प्रोविजन हमने सारे एक्सप्लेन कर दिए हैं, सवाल सारे नहीं लगवाए हैं, कुछ सवाल आपके लिए देंगे होमवर्क में लगाने के लिए, उनको आपको लगाना है, जिसमें से ये आएगा एक क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 का जो फाइनली आंसर आया है वो आया है ओ आर। पूरा सोल्यूशन नहीं भेजेंगे, केवल यहाँ ओ आर लिख के भेजेंगे कि सोल्यूशन ओ आर निकल रहा, तुम्हें अपना दिमाग लगाना, माथा पच्ची करोगे तभी तो मजा आएगा, ठीक है। इसकी फोटो टेलीग्राम पे डाल देंगे, बाकी कल प्रिंटेड फॉर्म में आपको मिल जाएगा। तब तक अपना रफ में लगाना, ट्राई करना। तो उसका फाइनल आंसर निकलना चाहिए ओ आर, जो ऐसे निकलेगा। दिमाग लगाना है, अगर निकल आया तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं निकला तो कोई बात नहीं, हम कराएंगे। उसके बाद कुछ और क्वेश्चन यहाँ दिए जाएंगे आपको प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। 6(1)(a), 6(1)(a) तब देखा जाता है जब नॉर्मल सिचुएशन में आदमी एनआर बन रहा हो, ठीक है। मतलब जो 6(1) वाली सारी कंडीशन है वो फुलफिल ना हो पा रही हो, वो क्या बन जाए, एनआर, मतलब नॉन रेजिडेंट। तब उसके ऊपर एडिशनल कंडीशन चेक करेंगे, हो सकता है वो एडिशनल कंडीशन चेक करने के बाद क्या बन जाए, एनओआर बन जाए। अगर नहीं बन पाया तो एनआरआई तो था ही, ऐसे। तो ये प्रैक्टिस के लिए कुछ सवाल देंगे आपको 8-10, इनकी फोटो भी अभी शेयर कर दी जाएंगे टेलीग्राम पे, तो इनको भी रफ में लगाना है, इनके फाइनल उत्तर लिख के दिए गए हैं, तो वो निकालने की कोशिश करनी, ठीक है। जिनमें नहीं मैच होंगे वो बताए जाएंगे, करवाए जाएंगे। तो इनके भी फोटो शेयर कर देंगे टेलीग्राम पे, वो आपको मिल जाएगी। यहाँ तक क्लियर हो गया बेटा सबको? चलिए बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़ाते हैं। तीन छोटी छोटी बातें और समझ लो। तो इस चैप्टर के दो पार्ट हैं, एक तो रेजिडेंशियल स्टेटस देखना, और एक होता है कि इसके बिहाफ पे इनकम कैलकुलेट करना। इसके बिहाफ पे क्या कैलकुलेट करना है, वो वाला पार्ट हम लोग कल करेंगे। एक पार्ट आज खत्म हो जाएगा, ठीक है। इसके जो डाउट आएंगे वो कल डील कर लेंगे, और कल कर लेंगे इसका सेकेंड पार्ट। अब देखो सर, अगर मैं बात करता हूं एच यू एफ की, एच यू एफ की, इन केस ई ही इज नॉट इंडियन सिटीजन, ई केस के अंदर इंडियन सिटीजन नहीं है, तो हाउ कैन ही बिकम एनओआर। ई वाले में एनओआर कहाँ लिखा है, ई वाले में तो ओआर लिखा है हमने यहाँ। चलो कोई बात नहीं, कोई डाउट होगा तो कर लेंगे आराम से, अभी का पहले काम खत्म कर लेते हैं। तो सेक्शन 6 सब सेक्शन 2 कहता है कि एचयूएफ का कैसे निकाला जाएगा रेजिडेंशियल स्टेटस, ठीक है। तो एचयूएफ आइदर कैन बी रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट, और फर्दर उसको क्लासिफाई किया जाएगा कि वो ऑर्डिनरी वाला है या नॉट ऑर्डिनरी, ठीक है। अब रेजिडेंट कब बोलेंगे, यहाँ पे 182 नहीं काउंट करना होता, दूसरी अंग्रेजी, ठीक है। अगर एचयूएफ को कंट्रोल और मैनेजमेंट हम कहां से कर रहे होंगे, चाहे होली चाहे पार्टली,
इवन इफ अगर उस एफएफ को 1% भी इंडिया से कंट्रोल कर रहे हैं तो वो बन जाएगी रेजिडेंट एचयूएफ। 100% कंट्रोल बाहर से कर रहे होंगे तब बनेगी नॉन रेजिडेंट। ठीक है, इफ कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स ऑफ एचयूएफ इज होली और पार्टली सिचुएटेड इन, कहाँ सिचुएटेड है वो इंडिया में मतलब सवाल बताएगा तुम। ठीक है, इंडिया में सिचुएटेड होंगे, होली हो चाहे पार्टली, तो रेजिडेंट, और सारे के सारे अगर बाहर हैं तो नॉन। ये तो बड़ा आसान निकला। ठीक है, फिर हाँ हाँ, तो यहीं से कंट्रोल हो रही, इसका मतलब जैसे कह रहे हैं एचओएफ तो बाहर रजिस्टर कराई है लेकिन कंट्रोल ये कर रहे हैं तरुण, तरुण इंडिया में रहते हैं, तो कंट्रोल कहाँ से कर रहे हो, तो होली कंट्रोल इंडिया हो जाएगी, रेजिडेंट एचओएफ बोलेंगे इंडिया के लिए। ठीक है, फिर ऑर्डिनरी वाला कब मानेंगे, जो एचओएफ होती है, एचओएफ इसमें एक मेन बंदा होता है जिसको बोलते हैं कर्ता, कर्ता धर्ता। ठीक है, तो कर्ता का मतलब है कंट्रोलिंग अथॉरिटी किसके पास है, एचओएफ की, वो कर्ता सेटिस्फाई कर दे क्या ये दो एडिशनल कंडीशन जो इंडिविजुअल के ऊपर लगती थी। ठीक है, निकाल स्टेटस एचयूएफ कर रहे हैं लेकिन एचयूएफ ऑर्डिनरी वाली रेजिडेंट है या नॉट ऑर्डिनरी, ये डिसीजन किसके बिहाफ पे लिया जा रहा है, कर्ता के बिहाफ। अगर कर्ता सेटिस्फाई कर दे क्या दोनों एडिशनल कंडीशन जो इंडिविजुअल के केस में आपने पढ़ी थी, तो फिर उसकी एचयूएफ को बोलेंगे हम क्या, ऑर्डिनरी रेजिडेंट एचयूएफ, और अदरवाइज वो बन जाएगी क्या, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट एचयूएफ। समझ गए, कंपनी का नियम बहुत फेमस अच्छा है, सिंपल है, इंडियन कंपनी हमेशा रेजिडेंट रहेगी, और फॉरेन कंपनी अगर उसका पोयम इंडिया में हुआ तो रेजिडेंट, नहीं तो नॉन रेजिडेंट। इसमें ऑर्डिनरी नॉट ऑर्डिनरी का ज्ञान लगता ही नहीं, इतनी मस्त बात। ठीक है, इंडियन कंपनी है तो रेजिडेंट, और फॉरेन है तो चेक करो पोयम कहाँ पे है, पोयम इंडिया में निकला तो रेजिडेंट मानेंगे, पोयम विदेश में निकला तो इंडियन नहीं, मतलब रेजिडेंट नहीं मानेंगे, नॉन रेजिडेंट मानेंगे। पोयम का मतलब होता है प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट, प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट होता है कि यहाँ से मेन डिसीजन व्यापार के कहाँ लिए जाते हैं, मेन का मतलब ये होता है की, जो की डिसीजन होते हैं व्यापार के वो कहाँ से किस जगह से लिए जाते हैं, उस जगह को प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट कहा जाता है। ठीक है, जैसे मैं अपने व्यापार के सारे डिसीजन यहाँ बैठ के लेता हूँ, तो ये जो प्लेस है ये हो गया पोयम। अब ये प्लेस अगर इंडिया में है तो हमारी कंपनी को रेजिडेंट बोलेंगे, और ये प्लेस अगर विदेश में है। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है। इसके बाद बाकी सारे पर्सन जो बच गए, एओ पीबीवाई फर्म वगैरह वगैरह, एजेपी, ये सब, इन सब का वैसे ही देखते हैं जैसे एचयूएफ का देखते हैं, बस उसमें ऑर्डिनरी नॉट ऑर्डिनरी वाला नाटक नहीं होता, इसलिए अलग से सेक्शन बनाना पड़ा इनकम टैक्स वालों को। तो बाकी सारे पर्सन का कैसे देखते हैं, जैसे एचयूएफ का देखते हो, कि अगर उसका होली और पार्टली सिचुएट कहाँ हुआ, इंडिया में, तो उसको बोलेंगे रेजिडेंट, नहीं तो बोलेंगे नॉन रेजिडेंट। ऑर्डिनरी ऑर्डिनरी वाला खेल नहीं होता इसमें भी, ऑर्डिनरी नॉन ऑर्डिनरी वाला खेल किसमें होता है, सिर्फ इंडिविजुअल में और एचयूएफ, बाकी सब में रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट में बात खत्म। समझ में आ गया, तो ये सारा ज्ञान था। ठीक है, ये सारा ज्ञान किसका था, रेजिडेंशियल स्टेटस कैलकुलेट करने में। तो आई थिंक आज की क्लास की नॉलेज के हिसाब से ये आपको पता चल गया होगा कि कैसे किसी पर्सन का रेजिडेंशियल स्टेटस कैलकुलेट किया जाता है, यानी कि निकाला जाता है। तो ये ज्ञान अगर आज की तारीख में हो गया है तो आज के लिए सफिशिएंट ज्ञान आपके पास आ गया है, बाकी ज्ञान कल दिया जाएगा। ठीक है, एक बार ऊपर की कंडीशन दिखा दें, लो दिखा देते हैं, कहाँ से, यहाँ से और इसके पहले बनने से, शुरू से शुरू करते हैं। ये लो ही, ये लिपा पोती हटा देते हैं, बस एक सेकंड रुकना, ये हट जाएगा सारा, दोबारा खोल देते हैं, वो सब हट के आएगा नया फ्रेश। जो लिपा पोती थी वो मिट जाएगी। ये देखो भैया कंडीशन,
अभी ऐसा करते हैं, इनकी फोटो भी शेयर कर देंगे आपको टेलीग्राम में, तो कल जब नोट्स मिल जाएंगे तो सारा टेलीग्राम से हटा देंगे। इससे क्या होगा कि आज के सवाल तो कम से कम आदमी लगा पाएगा। तो इन सारे नोट्स की फोटो भी मैं शेयर कर दे रहा हूँ, जिससे आदमी क्वेश्चन लगा पाए आज की। आज के सवालों में इनका कोई काम नहीं लग रहा तो इनकी फोटो नहीं भेज रहे हैं, तो सवाल में काम लगने वाला है उनका भेज रहे हैं। और भेज रहे हैं कुछ क्वेश्चन जो आपको लगाने हैं मस्त मस्त से घर में। क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस वाले भेजने पड़ रहे हैं, ये लगाने हैं आपको। हाँ बेटा, किसी के मन में कोई डाउट हो तो पूछ सकता है, और डाउट अगर नहीं है, आज की क्लास वाइंडिंग अप करी जाए। आज बारिश के चक्कर में आधे लोग गायब हैं, भगवान उनका भला करे।